कल्पना कीजिए, आप 3500 साल पीछे पहुंच चुके हैं। न कोई किताब, फिर भी हमें इतना सब कैसे पता चला? इसकी जानकारी मिलती है मुझसे। वेलकम टू अड्डा 24/7 टीचिंग प्रो में। तो चलिए आपको आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम देखेंगे जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, भौगोलिक क्षेत्र क्या है, उसका समाज क्या है, उसका राजनीतिक प्रणाली या धर्म क्या, और साथ ही हम बात करेंगे शिक्षा के लिए, जिसके लिए तो आप हमारी क्लास में आए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई जिस काल की बात कर रहे हैं वो कौन सा काल है, उसको कौन सा काल कहते हैं? वैदिक काल, राइट? वैदिक काल कहते हैं। ये कब से कब तक चलता है? ये 1500 बीसीई से 1600 बीसीई तक चलता है। ठीक है, ये बीसीई क्या है मैम? बीसीई ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है, उस टाइम की बात है। और ये प्रारंभिक, इसको दो भाग में बांटा गया। हम वैदिक काल को हमेशा दो टाइम पीरियड में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। जो प्रारंभिक वैदिक काल है वो उसको अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, और ये इसका टाइम पीरियड चलता है आपका 1500 से 1000 बीसी। ठीक है, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड कब स्टार्ट होता है मैम? लेटर वैदिक पीरियड आपका स्टार्ट होता है 1000 से बोलो 500 बीसी या 600 बीसी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 600 बीसी। ये आपका टाइम पीरियड होता है। अब इसको जैसे जैसे हम अपनी क्लास को कवर करते जाएंगे वैसे वैसे ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट आप और हम मिलकर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? टाइम पीरियड की। हमने टाइम पीरियड तो बता दिया, लेकिन फिर क्यों बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपका कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या है मैम? कि ये इसी टाइम पे आए थे, कोई फिक्स निश्चित है। इसको कोई लोग आगे भी मानते हैं और पीछे भी मानते हैं, कभी कभी ये 2000 में भी माना जाता है, ऐसा हमारे इतिहासकार कहते हैं। और उसके बाद दूसरा कंट्रोवर्सी ये है कि भाई ये कहाँ से आए थे? क्या ये पहले से थे यहाँ पे? कुछ इतिहासकार का तो मानना ये है कि ये भारत में ही थे पहले से, कुछ का मानना है ये कहीं दूर से आए थे, और कुछ और ही कहते हैं कि कहीं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले ही तो लोग नहीं है जो यहाँ आके बस गए। क्या होता है? उनमें से एक इतिहासकार मैक्स मुलन जी ने सबसे पहले 1835 में एक वर्ड का इस्तेमाल किया। क्या था वो वर्ड? आर्य। आर्य, इस वर्ड में ऐसा क्या है? उन्होंने वैदिक काल के लोगों को क्या बोला? आर्य बोला, और बताया कि ये सेंट्रल एशिया में थे, सेंट्रल एशिया से बैक्ट्रिया जगह से यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? बैक्ट्रिया जगह से मध्य एशिया में यहाँ आए थे। कहाँ पे आए थे? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए थे। किसने बताया हमें? मैक्स मुलन जी ने बताया। इन्होंने आर्यवर्ड का इस्तेमाल किया। ये आर्यवर्ड का मीनिंग भी तो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है ये आर्यवर्ड का मीनिंग? आर्यवर्ड का मीनिंग श्रेष्ठ कुल। जी हाँ, श्रेष्ठ कुल जो कि उच्च भाषाओं का प्रयोग करते हो उनके लिए किया जाता है। तो हमें ये पता चल गया। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? देखते हैं कहाँ से मिलती है। वेद से। वेद कौन से वेद? वेद 4 वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, अयुर्वेद और अर्थवेद। तो उसमें से सबसे प्राचीन जो सभ्यता की बात कर रहे हैं, अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ये ऋग्वेद क्या है मैम? क्या इसमें कहानी लिखी है? क्या इसमें डॉक्यूमेंट्री है? इसमें लिखे हुए हैं मंत्र, श्रोत। ये जो पूरी ग्रंथ है 10 मंडल से बनी हुई है, जिसके अंदर आपके 1028 सूक्त हैं और 11000 मंत्र हैं। ये मंत्र किसके लिए गए थे, किसके लिए लिखा गया है, इससे हमें जानकारी मिलती है। कैसे जानकारी मिलती है उसका? अरे रुको जरा, अभी मिलेगा आंसर। इसमें जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, मैंने बोला इसमें 10 मंडल है। 10वें के तीसरे मंडल के अंदर देखो एक मंत्र का रचना की गई, किसने की है? विश्वामित्र जी ने की है। विश्वामित्र जी ने एक मंत्र की रचना की है जो कि आप और हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं, आपके विद्यालय की सुबह प्रार्थना में भी यूज होता होगा। ठीक है, अगर कोई टीचर है तो पता ही होगा। गायत्री मंत्र। किसका? गायत्री मंत्र का। ये किसको समर्पित है? सूर्य भगवान जी को। जब हम सूर्य भगवान जी को अर्घ देते हैं या जल चढ़ाते हैं तो इस मंत्र का जाप बहुत लोग करते हैं। इसको सविता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं 10वें मंडल की। 10 मंडल है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई। किसकी बात की है? पुरुष सूक्त की बात की है, जिसका क्या वर्णन किया गया है? वर्ण व्यवस्था की। ये वर्ण व्यवस्था क्या है? क्या आप मैम जाति की बात कर रहे हो? नहीं, जाति वर्ड का कहीं पे भी इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख मिलता है।
इसका मतलब तो बताऊंगी आगे बताऊंगी, पूरा लेक्चर देख के जाना, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऋग्वेद के अंदर जो पूरे 10 मंडल है उसमें से 2 से लेकर 7 मंडल जो हैं वो सबसे पुराने हैं। तो मैम ये सबसे पुराने हैं, तो पहला, 8वां, 9वां, ये क्या है? ये नए हैं क्योंकि इनको बाद में जोड़ा गया था। अब एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, क्या बोल रही हूँ, ये मंडल याद करना जरूरी है, इसकी रचना का कोई यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है। सीटेट के 2022-23 के आसपास, नहीं 20-21 के आसपास एक पहला क्वेश्चन यहाँ पे मतलब क्वेश्चन बना था कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। और हमारी एनसीईआरटी की 6th क्लास के चैप्टर 2 के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई ऋग्वेद की रचना 1500 के बाद हुई है, यानी ये काल उस टाइम का है, इसकी रचना बाद में हुई है। आखिर रचना कैसे हो गई, इसका कारण भी मैं बताऊंगी आगे। इसका कारण भी क्या बताएंगे, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। अपना फ्लो चार्ट भी तो पूरा करना है ना, हमें क्या करना है, अपना फ्लो चार्ट भी पूरा करना है। सबसे पहले हमने देखा स्रोत, किससे हमें जानकारी मिलती है, ऋग्वेद से। क्या मिलती है, ऋग्वेद से हमारी इसकी जानकारी मिलती है। दूसरा हमने क्या देखा, अभी नहीं देखा, अरे भाई बोल दो, नहीं देखा तो नहीं देखा, ठीक है। हम बात अब करेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति की, यानी ये लोग रहते कहाँ थे, आज आप लोग कहाँ रहते, अपने घर में, अपने एरिया में, अपने स्टेट में, ये लोग कहाँ रहते थे। अगर आपसे मेरा एक सवाल है, देखिएगा कि आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा। जब तक हम इनको देखते हैं, जो वैदिक काल के लोग थे वो कहाँ रहते थे, सप्त सिंधु, यानी 7, सप्त का मतलब क्या होता है, 7, सप्त का मतलब होता है 7 और सिंधु का मतलब होता है क्या, नदी। सप्त का मतलब 7, सिंधु का मतलब क्या होता है, नदी, यानी 7 नदियों के समूह, 7 नदियों का क्षेत्र जो है वहां पर वैदिक काल के लोग रहते थे। ये देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं, इंडस यानी सिंधु नदी, जहां पर आपकी अभी झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, सरस्वती, व्यास, ये सारी नदियां यहाँ पे, और इसी क्षेत्र में हमारे कौन रहते थे, वैदिक काल के लोग रहते थे। आखिर मैम एक सवाल आता है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हमने पढ़ा था वो भी सिंधु नदी के किनारे, यानी नदी के किनारे रहते थे, है ना, ये लोग भी नदी के किनारे। आखिर ये नदी के किनारे ही क्यों चूज करते हैं, यही तो पहले सवाल पूछा था मैंने कि भाई अगर आपको चूज करना पड़ेगा तो आप कैसा, शहर वाला इलाका जहां आपको 24 आवर आपकी फैसिलिटी सारी मिल जाए। तो ये लोग भी तो ऐसे ही जगह ढूंढेंगे ना कि भाई नदी होगा तभी तो वो अपनी जीविका चला पाएंगे, अर्थव्यवस्था को संभाल पाएंगे, आर्थिक स्थिति को देख पाएंगे, इसी वजह से नदी के किनारे रहना पसंद करते थे। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। अगर हम बात करें कि इसमें ऋग्वेद के अंदर टोटल 21 नदियों का नाम दिया गया है, ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा बार किस नदी का नाम आया है, सिंधु नदी का नाम आया, ठीक है, याद रखना सिंधु नदी का। और सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती थी उसको क्या बोलते थे, सरस्वती नदी बोली जाती थी, जिनको नदी माता भी कहा जाता है। ओके, ध्यान है ना। अब गंगा जी, पता है ना गंगा के किनारे कौन कौन से अभी स्टेट हैं, याद रखना, और ये कमेंट में भी लिख देना। अब एक बार लिया गया, यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया ऋग्वेद में, गंगा का 1 बार नाम लिया गया, यमुना का 3 बार लिया गया, यानी नदियों का नाम लिया गया। अब एक युद्ध हुआ था। अब सोच रहे होगे मैम उस टाइम पे भी लोग युद्ध करते थे ना, तभी तो हम आगे बढ़े हैं। एक युद्ध हुआ जिसका नाम था दशराग्य युद्ध। दशराग्य मैम 10 से कुछ 10 नहीं, हाँ 10 राजाओं का युद्ध, इसलिए इसको दशराग्य युद्ध कहा जाता है। मैम ये तो बता दिया दशराग्य युद्ध होता है, लेकिन हुआ कहाँ था, हुआ था ना रावी नदी के किनारे। रावी नदी अभी का नाम है, रावी आपको अभी का नाम मिलेगा। तो हम इसका वैदिक काल में क्या नाम है, परिरूष्णी नदी के किनारे। तो हमने क्या कवर कर लिया, भौगोलिक एरिया कवर कर लिया कि भाई ये लोग कहाँ रहते थे, भौगोलिक एरिया इनका कौन सा है, भौगोलिक एरिया कौन सा है, हमने क्या भौगोलिक, एक मिनट, भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, कहाँ रहते थे, सप्त सिंधु, कहाँ रहते थे, सप्त सिंधु में रहते थे। सप्त सिंधु का मतलब क्या है, 7 नदियां, और नदियों का नाम मैंने आपको बता दिया है। टोटल कितनी नदी की बात की गई है, 21 नदी की बात की गई है। अब हम आगे देखते हैं कि भाई हमें आगे क्या मिलता है। अब हम आगे बात करेंगे सामाजिक संरचना की,
किसकी बात करेंगे? सामाजिक संरचना की। आज की सामाजिक संरचना क्या है? देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको आज के सिचुएशन से जोड़ के पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग भी आएगा कि अच्छा ये पहले ऐसे होता था अब ऐसे है, ये कुछ सिमिलैरिटी है। तो अब आप डिसाइड कीजिएगा कि पहले और अभी में कोई डिफरेंस है या वैसे ही है। तो देखो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार होती है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार होती है। आज भी परिवार ही होती है। अगर आपका कॉलोनी, अगर आपका क्षेत्र बना है तो अलग अलग परिवारों से मिलकर बना है ना, वहां से परिवार हट जाएगा तो क्या वो कॉलोनी कहलाएगा? एक भी कॉलोनी में अगर कोई परिवार नहीं रहता होगा क्या उसको हम कॉलोनी कहेंगे? सवाल आपसे पूछेगा और जवाब भी दीजिएगा नहीं। तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। परिवार मिलकर, जो परिवार का मुखिया, आपके घर का मुखिया कौन है? बोलो। मुखिया दादाजी, पापा, यही होंगे। परिवार के मुखिया को क्या बोला जाता? कुल, यानी कुलप कहा जाता था, कुला कहा जाता था परिवार का मुखिया। यानी परिवार सबसे छोटी इकाई है। परिवार, कई परिवार मिलकर गांव का निर्माण करते हैं। अपनी कॉलोनी का, गांव का निर्माण, परिवारों के समूह से गांव का निर्माण होता है। ठीक है। अब गांव, कई गांव मिलकर क्या बनता है? विश, ट्रिब्यूटरी, और फिर ये ट्रिब्यूटरी मिलकर क्या बनते हैं? जन बनते हैं। क्या बनते हैं? जन बनते हैं। आज की संरचना से कंपेयर कर लेते हैं। सबसे ऊपर स्टेट, आप अपने स्टेट में ही तो रहते होंगे ना, कोई दिल्ली रहता होगा, यूपी रहता होगा, बिहार रहता होगा, बंगाल रहता होगा। स्टेट, स्टेट के नीचे क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या आता है? अरे बोलो क्या आता है? ब्लॉक, ब्लॉक के नीचे क्या आता है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत कैसे बना? गांव, गांव कैसे बना? परिवार। हो गया? सिमिलर है कुछ तो सिमिलैरिटी है ना। जन, यानी जन से ही आगे बनेगा जनपद और फिर बनेगा महाजनपद। ये तो हो गया भाई हमारे परिवार की संरचना। अब हम बात करेंगे कि भाई उस टाइम क्या था। ये वर्ड देख रहे हो, पितृसत्तात्मक। क्या होता है पितृसत्तात्मक? नहीं पता? चलो ऐसा सोच लो, बाई चांस आपको कहीं जाना है, अपने दोस्तों के साथ ये मस्त पार्टी सार्टी करने जानी है, तो आप किससे परमिशन लोगे? मम्मी से। अगर 1 मिनट के लिए अपने मम्मी से परमिशन ले भी ली तो मम्मी क्या कहेंगे? अच्छा रुको हम बताते हैं। क्यों रुकने के लिए क्यों बोला? क्योंकि वो खुद जाके पहले परमिशन लेंगी कि रुक जा, मैं तुम्हारे पापा से या तुम्हारे दादाजी से, अगर आप लड़की हो तो मैं तुम्हारे भाई से एक बार पूछ लूं, उसके बाद। यानी पापा, भाई, दादाजी। तो हम क्या? मेल डोमिनेट, मेल यानी कि पुत्र, पुत्र यानी कि पुत्र, पिता। तो पितृ सत्तात्मक, जहां पर मेल की सत्ता यानी पिता की सत्ता सर्वोपरि होता है, इसलिए इसको पितृ सत्तात्मक। पहले भी यही था, आज भी यही है। कोई चेंजिंग नजर आ रहा है क्या? देखना। अब हम बात करते हैं स्त्री की। मैं भी स्त्री हूं, बहुत लोग देखने वाले भी स्त्री हैं। तो क्या वैदिक काल की स्त्री की सिचुएशन क्या थी? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बहुत सारे लोग मानते हैं कि नहीं भाई उस टाइम में कहाँ महिलाओं को पढ़ने दिया जाता था। ये गलत फहमी में। ऋग्वैदिक काल में आपकी जो महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। इन्हें सभा में भाग लेने दिया जाता था, ऐसा नहीं है कि नहीं लेने दिया जाता था, और साथ ही इनको शिक्षा लेने का भी अधिकार था। तभी उस टाइम की बहुत सारी ऐसी विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया, जैसे लोपामुद्रा, अल्पा, मैत्री, गार्गी। विश्वामित्र जी को तो पता ही है, हमने पढ़ा भी, उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है। और वशिष्ठ जी, ये हमारे क्या हैं? महर्षि, महापुरुष और विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने वैदिक काल में क्या लिया? शिक्षा लिया था। तो हमने अभी किसकी बात कर ली? समाज की। समाज की यानी समाज की संरचना की हमने बात कर ली है। किसकी बात कर ली है? समाज की संरचना की बात कर ली है। समाज में सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले नीचे से लिखे ऊपर से लिखे? नीचे से लिख देते हैं। कुल, कुल नहीं भाई, परिवार। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। परिवार का मुखिया कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद याद करो, याद करो, ग्राम के बाद क्या था? क्या था? ग्राम के बाद था आपका विश, और विश के बाद क्या था? ये वाला विश नहीं आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, जन। ठीक है, तो ये हमारे समाज की संरचना थी। और साथ ही कौन सा? पितृ सत्तात्मक। क्या था? पितृ सत्तात्मक। ठीक है, ये जस्ट कि भाई साथ के साथ हम पढ़ रहे हैं और उसको रिकॉल कर रहे हैं। मैं इस चीज की आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने क्लास ले रहे हैं तो मेरे रिपीटेशन से
आपको क्लास के अंदर ही मोस्टली फैक्ट याद हो जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझना है ताकि आने वाले, जैसे अभी क्वेश्चंस आए ना, सीटेट में आए हैं, आपके बीपीएससी एडीओ में क्वेश्चन आए स्टेटमेंट बेस्ड, उसके लिए आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, इसलिए हम आपको इस तरीके से करवा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो क्लास में बने रहना कि भाई कहानी क्या चल रही है। हमने भौगोलिक क्षेत्र की बात कर ली, हमने समाज की संरचना की बात कर ली। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आर्थिक जीवन। आपका आर्थिक जीवन किससे चलता है आज के डेट में? बताओ, अपना आर्थिक जीवन चलाने के लिए आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में करते हैं, या तो किसान होंगे या खेती बाड़ी, मतलब वही है, फिर प्रोडक्शन में काम करते होंगे, और थर्ड टेरिटरी सेक्टर जो आज का हम लोगों का क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर ना, राइट, जैसे हम लोग सर्विस दे रहे हैं एक दूसरे को। तो वैदिक काल में भी कुछ ऐसा होता था क्या मैम? उस टाइम भी लैपटॉप होता था, ऐसा ऑनलाइन चलता था, शिक्षा का आदान प्रदान, शिक्षा की हम बाद में बात करेंगे। तो क्या उस टाइम भी ऐसी कोई अर्थव्यवस्था थी? यहाँ की अर्थव्यवस्था थी पशुचरण, यानी पहली प्राइमरी, अगर हम बोले फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी दी जाती थी? पशुचरण की बात की जाती थी, यानी पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। अगर आप देखो, इसको आप रीढ़ बोल सकते हैं, ठीक है। गाय मुख्य संपत्ति होती थी, गाय मुख्य संपत्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गाय हमारी मुख्य संपत्ति होती थी। आज के डेट में हमारा मुख्य संपत्ति क्या है बताइए? क्या हो आपके मन में आ रहा है? मैम हमारी प्रॉपर्टी, हमारा धन, हमारा सोना, हमारा चांदी, हमारी गाड़ी, यही है ना संपत्ति के नाम पे। लेकिन गाय का वध वर्जित था, आज भी गाय का वध वर्जित है। जहां हम लगते हैं गाय हमारी माता है, गाय को नहीं मारना है, रियली हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और गाय का वध नहीं करना चाहिए, ठीक है। गवस्टी जो वर्ड है, अब एक चीज ध्यान रखना, मैं जिन वर्ड पे हेड हाईलाइट कर दूंगी उसको ध्यान रखना, क्योंकि वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। जैसे ये आपका ये वर्ड है गविष्टि, ठीक है, क्या वर्ड है? गविष्टि वर्ड है। ये गविष्टि किसको बोलते थे? गविष्टि का मतलब क्या होता है मैम? गविष्टि का मतलब क्या होता है? गविष्टि का मतलब होता है युद्ध, गायों के लिए युद्ध, यानी गायों का खोज, उसको गविष्टि बोला जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्राइमरी हमारी जो थी, प्राइमरी चीज जो थी हमारी, वो पशुपालन थी। सेकेंडरी क्या थी? एग्रीकल्चर, कृषि। आज हमारी प्राइमरी सेक्टर क्या है? कृषि है, किसान हमेशा से रहा है। और थर्ड क्या है? व्यापार, ट्रेड या सर्विस सेक्टर, आज की डेट में हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो कृषि इनकी द्वितीय पे थी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड, ये रहा यवन। कह रहे होंगे मैम आप ऐसे लगा रहे हो, नहीं भाई, आया हुआ है बीपीएससी 69 में, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि यवन का मतलब क्या है। यूजीसी नेट 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यवन का मीनिंग क्या था, आया हुआ है भाई, सीटेट में भी एक बार आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वर्ड के मीनिंग जरूर पूछ लेते हैं। ऐसे ही एक वर्ड है निक्ष, क्या है? निक्ष। ये निक्ष का मतलब क्या होता है? ये विनिमय के लिए, विनिमय के लिए, यानी कि आदान प्रदान करने के लिए, आर्थिक चलाने के लिए एक गोल्ड का क्या होता है? आभूषण होता है। क्या होता है? गोल्ड का आभूषण होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इस काल में, अर्ली वैदिक पीरियड में अभी तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि लोहे का जैसे आविष्कार होगा तो हम मगध साम्राज्य में नहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने किसकी बात कर ली? आर्थिक जीवन की बात कर ली कि वैदिक काल के आर्थिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन कैसा था। तो हमने किसकी बात कर ली? आर्थिक जीवन की बात कर ली, ठीक है। आर्थिक जीवन की बात कर ली, अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने क्या देखा? पहला पशुचरण, क्या था? पशुचरण, ठीक है। दूसरा क्या था? कृषि, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्या था? व्यापार, कि भाई क्या रेशो था, कि सारे के पूरा वैदिक काल सिर्फ कृषि पे डिपेंडेंट था क्या? पूरा वैदिक काल पशुपालन पे डिपेंडेंट था क्या? पूरा वैदिक काल व्यापार पे डिपेंडेंट था? तो इसलिए ये याद रखना जरूरी है। चलिए, हमने आर्थिक व्यवस्था भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे राजनीतिक प्रणाली की। राजनीतिक प्रणाली, आज हमारे देश में कौन सा राजनीतिक, आप कौन सी राजनीतिक प्रणाली में रह रहे हैं? लोकतांत्रिक। भाई लोकतांत्रिक का मतलब ये है ना, जहां पे लोगों का अधिकार हो, लोगों का सरकार हो, लोगों के लिए हो। तो क्या वैदिक काल में भी लोकतांत्रिक था? चलिए देख लेते हैं था कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, यानी सबसे उस पोस्ट पे गए राजन, यानी राजा हुआ करता था, जिसको हम राजन भी कहते थे। और दूसरा वर्ड ये जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ, गोपति, गोप्ती,
ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग पूछे जाने की संभावना है आपके अपकमिंग एग्जाम में। क्यों कह रही हूँ? गोपति का मतलब क्या है? गाय की रक्षा करने वाला। कभी दिमाग में भी नहीं आएगा, कोई ये सोचेगा गोपति यानी घर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है? गाय की रक्षा करना। मैम गाय की रक्षा क्यों? क्योंकि आप भूल गए क्या? मैंने अभी बताया था कि गाय वहां की मुख्य संपत्ति होती थी। आजकल आप लोग अपने सोने चांदी और प्रॉपर्टी के लिए वो रहते हैं कि भाई ये हमसे कोई छीन ना ले, ये चोरी होने का डर ना हो। वहां पे गाय संपत्ति, तो गाय को ही तो रक्षा करेंगे ना। अब खाली राजनीतिक प्रणाली जो थी राजा से चलती थी? नहीं, राजा के अंदर दो चीजें होती थी, एक होता था सभा और एक होती थी समिति। अब सभा क्या होता है मैम? सभा होता है वृद्ध या श्रेष्ठ जनों की संस्था, जहां पे उस गांव के लोगों के जो सबसे वृद्ध लोग होते थे उनका एक समूह होता था, ठीक है। और सभा यानी सामान्य लोग, उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी सामान्य लोग थे वो राजा का चुनाव करते थे। चुनाव, आज हम भी अपने राजा नहीं नेता का चुनाव करते हैं ना, वोट देने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वैसे ही राजा भी यहाँ पे चुन के आता था, यानी कोई भी ऐसे राजा नहीं बन जाता था। इसका मतलब स्वतंत्रता थी, हमें अपने नेता चुनने का अधिकार है, इनको अपने राजा चुनने का अधिकार था। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब एक था सबसे प्राचीन संस्था जिसको हम बोलते हैं, वो थी विधत, ठीक है। क्या होती है? विधत होती है, ठीक है। ये रिलीजन होता था। तो हमने यहाँ पे क्या कवर कर लिया? राजनीतिक व्यवस्था भी हमने कवर कर ली, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था, एक मिनट, राजनीतिक प्रणाली, ठीक है। किसका? राजा, सबसे ऊपर राजा के अंदर दो, सभा और समिति। राजा अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं लेता था, इस बात का ध्यान रखना। राजा अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं लेता था, राजा सभा और समिति के विचारों के साथ डिसीजन लेता था, ये ध्यान रखना, ठीक है। कि राजा हावी नहीं होगा, बाद में होगा, वो जब हम बाद में पढ़ेंगे तब होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज हमारा रह गया था, वो क्या था? वर्ण व्यवस्था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था क्या है? जैसे मैंने बताया था कि हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल जो पुरुष सूक्त है उसके अंदर आपकी वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। पहला तो वर्ण व्यवस्था क्या है? क्या ये जाति है? नहीं, ये जाति नहीं है। वर्ण व्यवस्था जहां पे हमारा वर्ण हमारे कर्म के ऊपर डिसाइड किया जाता था कि हम जो कार्य करते हैं उसी के आधार पे हमारा वर्ण डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप अध्ययन और अधिगम का कार्य करेंगे तो आप ब्राह्मण के क्षेत्र में आएंगे, अगर आप किसी की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगे तो आप क्षत्रिय के में आएंगे, अगर आप व्यापार करेंगे तो वैश्य के रूप में आएंगे, या आप बाकी के ऊपर के तीनों की सेवा करने का कार्य करें तो आप शूद्र आएंगे। तो ये जन्म पे आधारित नहीं था, ये ध्यान रखेंगे। जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पे आधारित नहीं थी, ठीक है। जन्म पे आधारित नहीं थी, वो क्या थी? आपके कर्म पे। अगर आपका कर्म चेंज हो रहा है, मान लीजिए कोई क्षत्रिय है लेकिन वो व्यापार करने लगे तो वो वैश्य हो जाए, यानी कि हम अपना वर्ण बदल सकते थे। किसके आधार पे? कर्म के आधार पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, इसकी तो हम बात कर ही चुके हैं, और एक वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, बलि। क्या है? वैसे तो मैंने हाईलाइट कर ही दिया है, फिर भी दोबारा से हम क्या कर देते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। बलि क्या होता है? अच्छा ये बताइए, आज हमें अपने नागरिकों, ऐसा मतलब देश में नागरिकों के होते हुए जो हमें सुविधाएं मिलती हैं, है ना, सुविधाएं मिलती है, हॉस्पिटलिटी की सुविधा मिलती है, रेलवे की सुविधा मिलती है, बाकी अदर चीजों की सुविधा मिलती है। कैसे? आप उसके लिए कुछ पे करते हैं ना, कर देते हैं। ऐसे ही राजा व्यवस्था दे रहा है, उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, क्या ऐसे ही करेगा? वो कैसे कर लेगा, है ना, उसको भी तो कुछ चाहिए ना, वो कैसे करेगा? यहाँ पे जो बलि दी जाती थी वो प्रजा के द्वारा राजा को दिया गया उपहार, यानी कि उसको डायरेक्टली कर नहीं कहा जाता था, उपहार कहा जाता था, ठीक है। उपहार को ही बलि कहा जाता है, हम उसको कर मान सकते हैं। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे शिक्षा की ना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई शिक्षा की बात करते हैं, या उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी धार्मिक की, धर्म की, ठीक है। धर्म की बात कर रहे हैं। धार्मिक यानी पूजा पाठ, मंदिर। आपके घर से जब आप बाहर निकलोगे तो आपको एक आधा मंदिर तो आपके आसपास दिख ही जाएगा। क्या वैदिक लोग भी जाकर मंदिर में पूजा करते थे? मंदिर होता था, क्या वो मूर्ति पूजा करते थे?
तो आंसर है नहीं। वैदिक काल में कोई भी मंदिर नहीं होती थी और ना ही मूर्ति पूजा की जाती थी, यानी वहां पे किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो फिर मैम ये पूजा किस चीज की करते थे, है ना, पूजा किस चीज की करते थे? पूजा करते थे ये प्राकृतिक, नेचर की पूजा, प्राकृतिक पूजक थे ये। बहुदेववादी भी थे। बहुदेववादी का मतलब ये नहीं है कि एकेश्वरवादी, बहुत सारे देवताओं की पूजा करना, मतलब कि ये प्राकृतिक में, हमारे प्राकृतिक से मिलने वाले बहुत सारे, सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं हम, इंद्र की पूजा कर रहे हैं, तो बहुदेव हो गए, इसलिए बोला गया है। इंद्र सबसे पहले जो नंबर 1 पे यहाँ पे ऋग्वेद में भगवान का नाम आता है, वो इंद्र देव का नाम आता है। अब इंद्र देव की पूजा ये लोग किस लिए करते थे? वर्षा के लिए, युद्ध के लिए, ठीक है। युद्ध के देवता, इंद्र को युद्ध के देवता माने जाते हैं और वर्षा के लिए भी देवता। वो स्टोरी याद है आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, सुना होगा कि भाई इंद्र, मतलब बारिश ना होने के लिए हमने इंद्र की पूजा की और इतनी बारिश हुई कि कृष्ण भगवान को अपने एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। किसकी पूजा की थी? इंद्र की तो ही पूजा की थी। और इसके जो सूक्त हैं हमारे ऋग्वेदिक काल में 250 सूक्त इनके हैं, ठीक है, इनके हैं। फिर दूसरी बात करते हैं अग्नि की। अग्नि भी एक देवता होते हैं, याद है? देखो ये चीजें आपको अपने आसपास भी देखने को मिलती है, याद करो या देखो। अगर आप गांव गए होंगे या चूल्हे पे जब खाना बनता है तो चावल जब मिड़ाते हैं, मिड़ाने का मतलब समझते हो कि हमने चावल का पतीला भगोना रखा हुआ है, अब उसमें हमें चावल डालना है। तो आपने देखा होगा अपनी मम्मियों को, दादी को, चाची को, किसी को भी, बुआ को देखा होगा कि वो थोड़ा सा चावल लेके पहले वो ऐसे करते हैं फिर उसको अग्नि में रख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी चीजों को अग्नि में देना, यानी भगवान के पास पहुंचाना। यही अगर दूसरा सवाल मैं आपसे ये कहूं कि आज हमारे और भगवान के बीच में कनेक्शन का काम कौन करता है? पीके मूवी तो देखा ही होगा, कनेक्शन रॉन्ग नंबर वाला। तो आज हमारे और भगवान के बीच में जो कनेक्शन का काम कर रहा है वो कौन कर रहे हैं? पंडित जी, मौलवी जी, ये कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम अग्नि जो थी वो देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करती थी। और एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोगों को। आपने कभी अपने घर में हवन होते हुए देखा होगा, कोई भी पूजा हुआ हवन, लास्ट में जब हम अग्नि में, वो क्या है, नारियल होता है, नारियल के अंदर हम खाने का कुछ सामान रखते हैं और फिर उसको ढककर उसको घी में ऐसे डिप करके और फिर उसको चढ़ाया जाता है। यानी कि हम भगवान को ये अर्पित कर रहे हैं जो भी हमारे आज भंडारे में मिला है। यानी कि अग्नि जो है हमारे और भगवान के बीच का रास्ता है। अब इसका कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई अग्नि ही क्यों है, ये सवाल अपने आप से पूछिएगा, बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे, कंट्रोवर्सी पे हम नहीं फंसने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर 200 सूक्त हैं, यानी जहां पे इंद्र का 250 सूक्त आपके ऋग्वेदिक में दिया गया है, वहीं अग्नि का 200 सूक्त दिया है। तीसरे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भगवान का नाम लिया गया है वो है वरुण, ठीक है। किसकी बात की गई है? वरुण। ये नैतिक नियमों के लिए जाने जाते हैं, यानी रक्षक माने जाते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा धर्म का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया होगा नहीं, हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? शिक्षा की। शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये सोचिए, क्या उस टाइम भी ऐसी शिक्षा होती थी जैसा आप और हम कर रहे हैं? भाई वहां तो किताबें ही नहीं होती थी, तो ऐसे कैसे शिक्षा हो जाएगी, है ना? क्या उस टाइम पे एग्जाम देना होता था? नहीं। देखो उस टाइम जो शिक्षा होती थी मौखिक, यानी ओरल। अब ये मत सोच लेना कि हमने बचपन में या हमारे छोटे भाई बहनों या हमारे बच्चे का जो ओरल टेस्ट होता है वैसा वाला ओरल टेस्ट नहीं है, ये मौखिक यानी कि बातों के संवाद के जरिए एक के पास जो भी शिक्षा है, ज्ञान है, वो दूसरे को पहुंचाना, यानी कि मौखिक रूप में सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। अब ये सोचने वाली बात नहीं है कि मौखिक, मैंने कोई कहानी सुनी, ज्ञान अर्जन किया और मेरे द्वारा किसी और को दिया जाएगा। आज के डेट में पॉसिबल है क्या? इतनी अच्छी हमारी लिसनिंग स्किल है? तो भाई नहीं है, तो इस पे काम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनी हुई कहानी से ये पूरा ग्रंथ बन गया, ग्रंथ बना, ठीक है। तो मौखिक होने के बावजूद भी हमें आज इसकी जानकारी मिलती है शुद्ध। ये गुरुकुल प्रणाली होती थी, स्कूल नहीं होता था, गुरुकुल मतलब गुरु के समीप बैठ के जो शिक्षा ली जाती थी, जहां पे गुरु अपने प्रवचनों, अपने संवादों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते थे। वहां कोई सिलेबस नहीं होता था, वहां कोई एग्जाम नहीं होता, वहां फेल होने की टेंशन नहीं होती थी, ठीक है। वहां कोई क्लास ही नहीं होते थे, सब एक साथ बैठ के पढ़ते थे, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी। और यहाँ पे बौद्धिक और आध्यात्मिक, यानी कि आपकी
बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में आपको आध्यात्मिक विकास ज्ञान भी दिया जाए। आध्यात्मिक मतलब आपके धर्म का ज्ञान, ठीक है, आपके जो स्रोत है, श्रुति है, ये सबका ज्ञान। देखो इसको और अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, आप सभी ने रामायण देखी होगी। रामायण में एक कांड आता है जिसको क्या बोलते हैं, लव कुश कांड, है ना, जहां पे लव कुश जो क्या कहते हैं पूरा रामायण को गाते हैं, क्या सुन के ही तो गया था, क्या उनको देखा उसमें, कहीं देखा कि वो किताबें लेके पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं और फिर जाके उन्होंने याद किया और सुनाया? नहीं, उन्होंने अपने गुरु से सुना और फिर जाके आगे पूरे अयोध्यावासी को सुनाया। तो मौखिक और वो भी इतना स्ट्रॉन्ग, श्रुति जो वर्ड आ रहा है ना, श्रुति जो सुनाया गया हो। वेद जो है श्रुति पे ही बेस है, यानी पूरा वेद जो है हमने सुनकर ही लिखा है, ठीक है। तो इसलिए श्रुति वर्ड का मीनिंग ही होता है जो सुनाया गया हो, जिसको संगीत लय किया जाता है। तो ऋग्वेद के अंदर हमारे सभी मंत्रों का संरक्षण है, ये पूरे मंत्रों का एक ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई क्या सामवेद, आयुर्वेद, अर्थवेद यानी लेटर वैदिक पीरियड। तो हम अपना फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया तो हमारा फ्लो चार्ट भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप बताएंगे कि हमने लास्ट के कौन सा टॉपिक पढ़ा, कुछ रह गया क्या? यहाँ पे एक हमने क्या पढ़ा, शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो शिक्षा कैसी होती थी, शिक्षा कैसी होती थी, बोलो शिक्षा कैसी होती थी? मौखिक होती थी। कैसी होती थी? मौखिक होती थी, ओके। और दूसरा हम जो यहाँ पे कॉलम नहीं है, चलो हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। हमने दूसरा क्या पढ़ा यहाँ, ठीक है, यहाँ ठीक है। हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा, हमने पढ़ा किसके बारे में, बताओ भाई, बता भी दो, ठीक है। हमने पढ़ा किसके बारे में, धर्म के बारे में, ठीक है। धर्म यानी कि धार्मिक। क्या यहाँ मंदिरों में पूजा होती थी? नहीं, किसकी पूजा होती थी? प्राकृतिक पूजा होती थी, ठीक है, प्राकृतिकों की पूजा होती थी और मंदिर नहीं थे। ये ध्यान रखना, यहाँ से ये फंसाया जा सकता है कि भाई भगवानों की पूरे मंत्र का संग्रह है ऋग्वेद, तो क्या यहाँ पे मंदिर होते थे? स्टेटमेंट बेस आ सकता है, ठीक है। तो अब हमारा हो गया है पूरा टॉपिक। अब बात टाइम है रैपिड फायर की, कि हम फटाफट क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब आप हमें जल्दी जल्दी बताएंगे कि क्या है। चलो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? जल्दी से बताओ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 10। कितने होते हैं? 10, ठीक है। बताया था ना कि ऋग्वेद के अंदर क्या क्या बताया था मैंने ऋग्वेद के बारे में, कि ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 11,000 मंत्रों का संग्रह है। इसमें 2 से लेकर 7 तक जो मंत्र है वो सबसे पुराने माने जाते हैं, मंडल है जो सबसे पुराने माने जाते हैं, और 1 8 9 बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या आता है, वैदिक काल में सप्त सिंधु, बताया था ना इसका, सप्त सिंधु क्या है? सप्त का मतलब 7, सिंधु का मतलब नदी, यानी 7 नदियों वाला क्षेत्र, 7 नदियों वाला क्षेत्र, याद रखना। और ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही रैंडम नहीं लेके आई हूँ, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, यूपी टेट 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट टेट में भी कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये होता है क्लास, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? पूरी क्लास उसी के ऊपर है, इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए। ऋग्वेद, किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। और ये मैंने आपको बता दिया, इसकी रचना 1500 से और 1200 के बाद हुई है, पहले मत कर देना गलती से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गृहपति यानी गृहपति शब्द का क्या अर्थ है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मैंने बोला था ना, शब्द ध्यान रखना, वर्ड से क्वेश्चन आते हैं। तो गृहपति क्या, कुछ दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? गृह मतलब घर, पति का मतलब घर का पति नहीं, गृहपति का मतलब क्या बताया था? परिवार का मुखिया, और इसको कुलप भी बोला जाता है, ये मत बोलना कि ये नहीं बोला जाता, ये भी बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, निक्स का वैदिक काल में क्या अर्थ है? निक्स का वैदिक काल में क्या अर्थ है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ये क्या था? सोने का आभूषण और मुद्रा, ठीक है, सोने का आभूषण और मुद्रा, ठीक है। ये भी आपका यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हुई आज की हमारी क्लास कंप्लीट। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जरूर ये क्लास पसंद आएगी। पसंद आएगी क्या? आ ही है, क्योंकि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ जानने, समझने, बूझने को मिला होगा। तो ऐसे ही अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आऊंगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मजे में रहिए। जय हिंद।